आखिर मैं तो मानता हूँ वर्ल्ड पीस में दुनिया भर में शांति हो, दुनिया भर के लोग एक हों। दोस्तों 50 साल पहले कैसे भाषण देते थे जयप्रकाश नारायण? क्या हुआ था उनके साथ जिसके कारण उन्हें राजनीति छोड़नी पड़ी? क्या इसका कारण इंदिरा गांधी थे या फिर कोई और? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। बचपन में उन्हें 4 वर्ष तक दांत नहीं आने की वजह से उनकी माताजी उन्हें बाउल जी कहती थी। साल 1920 में जयप्रकाश नारायण का विवाह बिहार के मशहूर गांधीवादी नेता बृज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ हुआ। प्रभावती विवाह के बाद कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रही। फिर इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग के विरोध में ब्रिटिश शैली के स्कूलों को छोड़कर बिहार विद्यापीठ से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की, जिसे प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा ने स्थापित किया था। फिर उसके बाद देश की स्थिति को देखकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का फैसला किया। जब उन्होंने पटना में मौलाना अबुल कलाम आजाद की यह लाइन सुनी जिसमें उन्होंने कहा था, नौजवानों अंग्रेजी शिक्षा का त्याग करो और मैदान में आकर ब्रिटिश हुकूमत की ढहती दीवारों को धराशाही करो और ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करो जो सारे आलम में खुशबू पैदा करे। इस वाक्य को सुनकर जेपी के मन में हलचल मच गई और वह आंदोलन में कूद पड़े। साल 1929 में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बाद में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो उन्हें उसमें शामिल कर लिया गया। फिर उन्हें पार्टी का महासचिव भी बनाया गया। बाद के दिनों में कई बार वे जेल भी गए और लाठियां भी खाई। गांधी जी के करो या मरो के नारे को उन्होंने हमेशा याद रखा और उनके अथक प्रयास के बाद 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका इसके बाद से ही शुरू होती है। यह घटना 19 अप्रैल 1954 की है, जब बिहार के गया में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की और साल 1957 में उन्होंने लोकनीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का फैसला किया। लेकिन साल 1960 में उन्होंने फिर से राजनीति में आने का फैसला किया। फिर उसके बाद उन्होंने राजनीति में दमदार वापसी की और संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ वे राजनीतिक पटल पर छा गए। यह कहानी है 5 जून 1975 की, जब जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया। यह क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की, लेकिन बिहार में लगी चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई किसी को मालूम तक न हुआ। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी। इसी दिन उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यह इस व्यवस्था की ही उपज है। वह तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। जयप्रकाश जी की निगाह में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट व अलोकतांत्रिक थी। साल 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश जी ने उनके खिलाफ इस्तीफे की मांग की। तब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और जेपी तथा अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तब दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के खिलाफ हुंकार भरी। उसी वक्त राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फिर इसके बाद हम सभी जानते हैं कि साल 1977 को आपातकाल हटा लिया गया और लोकनायक जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार
गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस क्रांति का प्रभाव न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों पर पड़ा था। साल 1977 के इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था कि नेता पीछे थे और जनता आगे। यह जेपी के करिश्माई नेतृत्व का ही असर था कि उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, तब उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। उस वक्त गांधी मैदान में एक नारा खूब गूंजा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रभाव को नई दिशा में मोड़ दो। इसी आह्वान के साथ शुरू हुई थी संपूर्ण क्रांति। इस क्रांति ने देश में बदलाव की एक नई कहानी को जन्म दिया। जेपी के इस आंदोलन से कई ऐसे नेता निकले जो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गए। लालू प्रसाद यादव ने तो जेपी की संपूर्ण क्रांति को ही अपना सियासी शस्त्र बनाया और उसे जमीन पर लागू किया। रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद और भी कई ऐसे नाम हैं जो इस क्रांति के बाद ही सामने आए। साल 1948 में जेपी और राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 18 मार्च 1974 के दिन हुआ, जब बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की नींव पड़ी। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और देखते ही देखते राजनीति का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। देश ने इस आंदोलन के साथ आपातकाल का वो बुरा दौर भी देखा। 18 मार्च 1974 को पटना में छात्रों और युवकों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। इसके बाद जेपी का नेतृत्व इस आंदोलन को मिला। अगर हम 18 मार्च की बात करें तो उस दिन विधानमंडल के सत्र की शुरुआत होने वाली थी। राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। वहीं पटना के छात्र आंदोलनकारियों की योजना थी कि वे राज्यपाल को विधानमंडल भवन में जाने से रोकेंगे और वो उनका घेराव करेंगे। लेकिन इस योजना का पता लगने के कारण सत्ताधारी विधायक सुबह 6 बजे ही विधानमंडल भवन में आ गए। वहीं विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार का निर्णय कर लिया, इसलिए वे वहां गए ही नहीं। उधर प्रशासन राज्यपाल आर.डी. भंडारी को किसी भी कीमत पर विधानमंडल भवन पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। समय गुजरता जा रहा था और फिर छात्रों ने राज्यपाल की गाड़ी को रास्ते में रोक लिया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने छात्रों युवकों पर लाठियां चलाई। तब छात्रों और युवकों का नेतृत्व करने वाले लालू प्रसाद यादव थे। पुलिस के लाठीचार्ज से लोगों में गुस्सा फैल गया। बेकाबू भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। फिर आंसू गैस के गोले चलाए गए, जिससे हर तरफ धुएं का माहौल हो गया। इसके बाद अनियंत्रित भीड़ और अराजक तत्व आंदोलन में घुस गए। छात्र नेता कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे थे और फिर इसके बाद जेपी को आंदोलन की कमान संभालने की मांग की गई। हालांकि जेपी ने आंदोलन की कमान संभालने से पहले कहा कि इस आंदोलन में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद लोगों ने उनकी सभी मांग को स्वीकार कर लिया और फिर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए छात्रों ने इस्तीफा दे दिया और जेपी के साथ आ गए। इसके बाद जेपी ने अपने हाथ में आंदोलन की कमान ले ली और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर से इस्तीफे की मांग की। इसी वक्त जेपी ने इंदिरा जी को पत्र लिखा और देश के बिगड़ते हालात के बारे में बताया। उसके बाद देश के अन्य सांसदों को भी उन्होंने पत्र लिखा और इंदिरा गांधी के कई फैसले को लोकतांत्रिक खतरा बताया। जयप्रकाश नारायण के इस पत्र से राजनीतिक जगत में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ सीधे आवाज उठाई थी। साथ ही उन्होंने सांसदों के लिए अपने पत्र में लोकपाल बनाने और लोकायुक्त को नियुक्त करने की मांग की थी। जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई कमेटी की आवाज दबाने का आरोप भी इसी समय इंदिरा गांधी पर लगाया था। इंदिरा गांधी ने राज्यों की कांग्रेस सरकारों से
चंदा लेने की मांग की। इसी दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चीमन भाई पटेल से भी 10 लाख रुपए की मांग की गई और कोष बढ़ाने के लिए कई चीजों के दाम बढ़ा दिए गए, जिसके बाद प्रदेश में आंदोलन शुरू हो गए। इसी दौरान 24 जनवरी 1974 को गुजरात के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की तारीख तय कर दी गई, लेकिन चीमन भाई के रवैये से आंदोलन और भड़क गया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का समर्थन किया, इसके बाद उन्हें गुजरात बुलाया गया। जयप्रकाश नारायण के गुजरात जाने से पहले उन्होंने राज्यपाल के जरिए अपने हाथ में सत्ता रखने की कोशिश की और 9 फरवरी 1974 को जयप्रकाश नारायण के गुजरात आने से 2 दिन पहले ही चिमन भाई से इस्तीफा दिलवा दिया गया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद मोरारजी देसाई ने जयप्रकाश नारायण के साथ दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।